नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिपल सी कोर्स की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि आईसीटी के जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या होते हैं या फिर इनका क्या यूज़ है, हम लोग कैसे इन्हें नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं और शायद हम इसे एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में अभी नहीं जानते हैं। नॉर्मली आप सब लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं, पर अगर बात की जाए एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी को एक्सप्लेन करने की, तो वो शायद से आप नहीं जानते। बस आपको यहाँ पर वही सीखना है। ओके, और इसी टॉपिक के साथ में ही आपका ये फर्स्ट चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया चैप्टर यानी कि सेकेंड चैप्टर की शुरुआत कर देंगे, स्टार्टिंग कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IECT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है जब आप किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज का एग्ज़ाम देते हैं या फिर बेसिक नॉलेज के लिए कंप्यूटर को आपको एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर इन सब छोटी मोटी चीज़ों के आपसे फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि IECT का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, देन यहाँ पर जिन 3 टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला है आपका ई गवर्नेंस, नेक्स्ट आपका मल्टीमीडिया, और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट होगा आपके लिए इंटरटेनमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये 3 जो पॉइंट्स हैं एक शॉर्ट वे में मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा डीपली भी देख लेंगे। जैसे ई गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हुई होगी कि पहले सारे काम जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हुआ करते थे, जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म फिल करना होता था या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको अप्लाई करना होता था, किसी भी टाइप के वेरिफिकेशन के लिए जो कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में होनी है, अगर ऐसी किसी भी चीज़ के लिए आपको वर्क करना होता तो सारे काम आपके ऑफलाइन होते थे। मतलब आप अलग अलग ऑफिस में जाते हैं, अलग अलग ऑफिसर से मिलते हैं, उनसे मिल करके आपको पता नहीं कितने सारे चक्कर लगाने पड़ते, तब जा करके कहीं आपका एक काम हो पाता था। तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, सारे अपने जो भी काम है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल करा रही है। बस छोटे से एग्जांपल से आपको सब रिमाइंड हो जाएगा। आधार कार्ड, आप लोग अपनी आईडी बनवाते थे तो क्या करते थे कि आपका आधार कार्ड जो है वो डायरेक्टली सामने से जाके बनता आज भी है, क्योंकि वो प्रूफ होता है। ओके, वहाँ जाके आपका वेरिफिकेशन होता है। लेकिन होता क्या है, ऑनलाइन होने से बहुत सारी प्रोसेसिंग आपकी कम हो गई। जैसे कि आपको 70 चक्कर नहीं लगाने हैं, एक बार आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, देन उसके बाद में आपको एक टाइम मिल जाता है, एक शेड्यूल मिल जाता है। उस शेड्यूल पर आप पहुँचते हैं, 10 मिनट में आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका आधार कार्ड अप्लाई हो जाता है बनने के लिए। इसी तरह से और भी छोटे मोटे एग्जाम्पल, जैसे डिग्री अप्लाई कर देना। ठीक है, तो जो भी ऐसे काम है जो आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या फिर बहुत सारे पैन कार्ड, अभी हम लोग क्या करते थे, पैन कार्ड बनवाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता था, या फिर किसी ऐसे मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती थी जो हमसे 100 रुपये का काम है तो 500-600 रुपये ले लिया करता था। तो ऐसे में क्या होता था कि काफ़ी कॉस्टली भी रहता था, टाइम भी खर्चा होता था, पैसे भी खर्च होते थे। और उसके साथ साथ में जब हम अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं जिनमें कि हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपका जैसे आधार कार्ड है, हर जगह सबमिट हो रहा है, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, कुछ चीज़ें आपकी वो प्राइवेसी में होनी चाहिए। तो क्या होता था, आप जिससे बनवाते उससे तो आप देंगे ही देंगे अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, जो भी डिटेल्स है आप उसको अपनी डिटेल्स तो देंगे ही देंगे। तो जब अपनी डिटेल्स किसी को दे रहे हैं, मीन्स कि आपकी प्राइवेसी एक तरह से अनलॉक होती चली जा रही है स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए अब यहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी भी बचा के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे अप्लाई आप खुद कर रहे हैं। इसके बाद में सेकंड अगर उसमें कोई इंटरफेयर कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, तो वो होगा कोई ऑफिसर जो कि उस रजिस्टर्ड ऑफिस में बैठा है, तो उसे आपके किसी भी डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पर्सनली वो आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ नहीं करेगा। तो बेनिफिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हर चीज़ की होती है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ हैं। इसके बाद में फिर मल्टीमीडिया में आ जाते हैं। हम लोग मल्टीमीडिया में कितना सारा इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए अभी आपके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है, आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है, तो आप क्या करते हैं? क्या सिर्फ उसका इस्तेमाल बात करने के लिए करते हैं? नहीं, इतना ही नहीं करते हैं आप। अब उसमें आप फ़ोटोज़ वगैरह, सेल्फी वगैरह तो लेते ही रहते हैं, उसकी तो बात ही ख़त्म कर दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ में मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि बहुत सारे उसमें मल्टी यानी कि बहुत सारे मीडिया, मतलब ऐसे मीडियम मीडिया के, जैसे कि फ़ोटो वीडियोज़ हो गया, ऑडियो हो गया, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही डिवाइस में मिल जाती हैं। तो ये होते हैं आपके लिए कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे मल्टीमीडिया के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो क्या होता है, आप अपने फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, आप अपने फ़ोन में ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं,
ओके। मल्टीमीडिया का यूज़ ये भी होता है, आप अपने फ़ोन में ऑनलाइन स्टडी करते हैं या फिर आप ऑनलाइन किसी को क्लासेस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आप एक टीचर हैं तो आप किसी को क्लासेस दे रहे हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारे अब ऐसे बिजनेस हो गए हैं जो कि ऑनलाइन ही सारे अटेंड किए जाते हैं, जैसे कि उनकी बिजनेस वीडियो कॉल हो गई या फिर उनकी बिजनेस मीटिंग हो गई, सभी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें क्या मल्टीमीडिया ने आसान की, क्यों? क्योंकि अभी हम ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, साथ ही साथ में हम एक चैट के थ्रू अपनी कन्वर्सेशन भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं जिनसे कि हमें काफ़ी रिलैक्सेशन मिला है। या फिर क्या होता था अभी, जैसे एग्जांपल के लिए मल्टीमीडिया ने कितनी मदद की इस कोविड की ड्यूरेशन जो अभी चल रही थी, अपना कोविड आ गया था तो सब लोग घर में बैठ करके वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ये किसने बनाया, मीन्स कि ये किसने आसान किया? मल्टीमीडिया ने आसान किया। अगर ये प्रोसेसिंग आपकी इस मार्केट में ना चल रही होती तो आप कैसे कर पाते? आपके ऑफिस बंद हो गए थे, आपके काम भी बंद हो जाते। तो इस तरह से बहुत सारी संचालन व्यवस्था खराब हो जाती। तो आईसी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो इस क्षेत्र में भी आपकी मदद करता है, यानी कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इस फील्ड में भी आपकी काफ़ी सारी हेल्प करती है। देन बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मल्टीमीडिया के अंदर हम लोग क्या क्या कर लेते हैं कि मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं या फिर वीडियो चैटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इसमें भी हमारी हेल्प करता है। एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा सब फेमस प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा व्हाट्सएप हो गया। तो इन सभी प्लेटफॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन शॉर्ट में है कि ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया एंड इंटरटेनमेंट के इंटरनल हम लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक्चुअल में ये क्या सेक्शन है जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस कर लेने से आप हर समय हमारे चैनल की हर एक्टिविटी से जुड़े रहेंगे। दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए। अब ई गवर्नेंस जो चीज़ मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। क्या होता है ये, इसका मतलब कि अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो ई गवर्नेंस जो है, आप जो भी हमारी पब्लिक होती है उसको गवर्नमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन से या जितनी भी सर्विसेज है उससे डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए, यानी डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वे में कैसे आप अपनी गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी भी एक ऐसे मीडियम के थ्रू जिसमें कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्टली इन्वॉल्व का मीन्स हो गया कि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप आमने सामने नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से आप अपना काम भी कर पाते हैं और आपका इंस्ट्रक्शन भी कंटिन्यू बना रहता है। साथ ही साथ आपकी भागदौड़ से बहुत सारी बचत हो जाती है, जैसे कि भागदौड़ में आपका खर्चा लगता है, वहाँ जा करके अलग अलग लोगों से मिलना, पता नहीं कहाँ किस डॉक्यूमेंट के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ जाए, कोई भी चीज़ आपको एग्जैक्टली पता नहीं होती है, आपकी आपकी प्राइवेसी भी खतरे में रहती है, अलग अलग लोगों को आपके डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से भी आपकी बचत होती है, जिसे ज़रूरत है डायरेक्टली उसी को आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज पाते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर देने से ये आसान हो गया है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें अवेलेबल करा रही है, जैसे कि पेमेंट से लेकर के आपका जो भी पेमेंट आता है गवर्नमेंट देती है वो भी आपको ऑनलाइन मिलने लग गया है। ऑनलाइन मीन्स आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब एक प्रोसेसिंग ही तो है जिसके थ्रू आपका सारा काम आसान हो रहा है। अदरवाइज आप बैंक से जाते अपने पैसे निकालते, या फिर आपके पैसे आपको किसी कुरियर के थ्रू ऐसे मिल जाएं, इस टाइप के जो भी झमेले वाले काम थे ये सब अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो इसीलिए आप क्या कहते हैं, इसको ई गवर्नेंस कहते हैं, या हिंदी में इसको ई शासन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मली जो पब्लिक है उसे गवर्नमेंट अपनी जो भी सर्विसेज देती है या फिर जो भी उसको इन्फॉर्मेशन देती है, जो भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन देती है, तो उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर अवेलेबल कराती है, जहाँ पर हम इंटरनेट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर अपना जो भी आंसर है उसको लेते हैं, तो वो हमारा ई गवर्नेंस के अंडर आता है। ओके। देन अभी यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है इसको ये कब बनाया गया था, तो 1970 में इसको बनाया गया था, एंड 1977 में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई थी। ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है, यानी कि आपकी जो ई गवर्नेंस है इसके क्षेत्र में, ठीक है, सबसे पहला स्टेप था जब इसकी शुरुआत की गई थी,
ठीक है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो गवर्नमेंट है यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, वो सारी लैंग्वेज, ठीक है, अभी आप लोगों के लिए इंटरनेट के थ्रू उपलब्ध करा रही है। यानी कि अगर आप गुजरात के हैं तो आपके लिए गुजराती भी अवेलेबल है, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी भी अवेलेबल है, इंग्लिश आती है तो वो तो अवेलेबल ही है। इसके साथ साथ में मराठी, बंगाली, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज, जितनी भी आपके इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, अब मैक्सिमम सारी लैंग्वेज आपको अपने हर एक काम के लिए ऑनलाइन अब मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखनी पड़े या फिर आपको हिंदी सीखनी पड़े अपने किसी काम को करने के लिए। कुछ ऐसे सेक्टर्स ज़रूर हैं जहाँ पर सिर्फ अभी इंग्लिश है, उनमें भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है कंटिन्यूसली, वो भी अब डेवलप किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी लैंग्वेज को डेवलप किया जा रहा है कि मल्टी लैंग्वेज वहाँ भी इस्तेमाल की जा सके, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकें। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, वो आपके लिए किस तरह से मदद करता है कि आपका टाइम बचाता है, आपका मनी बचाता है और आपकी मेहनत बचाता है। तीनों चीज़ें आपकी बचाता है। और जब हम किसी चीज़ स्मार्ट तरीके से किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे करके हम क्या कहलाते हैं, स्मार्ट बन जाते हैं। और इस तरह से हम अपने देश को, अपनी कंट्री को, अपने इंडिया को हम क्या कहते हैं, एक स्मार्ट कंट्री बनने में, एक स्मार्ट इंडिया बनने में मदद करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देश के विकास में यानी कि डेवलपमेंट में हम एक तरह से हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी बहुत से लोग हैं जो झिझकते हैं ऑनलाइन पेमेंट जो प्लेटफॉर्म है, जो भी यूपीआई सिस्टम है, उसको इस्तेमाल करने से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि बहुत ही सिक्योर चीज़ है। तो आप हर जगह कहीं भी आप कैश है तो वो एक बार चोरी हो सकता है, आप अपना सिर्फ एक फ़ोन संभाल के रखेंगे और आपकी सारी चीज़ें सिक्योर रहेंगी। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट भी संभाल के रख सकते हैं। एप्लीकेशन होता है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट सेव रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और या फिर आप अपना पैन कार्ड या अपना आधार कार्ड, उन सब चीज़ों को आप ले के घूमें हर समय, तो वो आप अपने फ़ोन में भी सेव रख सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलने लग गई हैं अब। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर इन केस आपका कहीं से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डॉक्यूमेंट खो भी जाता है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ तक ये भी आपके लिए अब सुविधा दे दी है कि आपको एफआईआर करने के लिए किसी पुलिस स्टेशन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंटली आप कहीं भी ऑनलाइन अपनी जो भी एफआईआर है उसको दर्ज करा सकते हैं, उसको नोट करा सकते हैं कि हाँ रिसेंटली आपके साथ कुछ हादसा हुआ है, आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया है, जिससे कि आप किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़े। एंड इसी के साथ में अब इसके अंदर जो काम आते हैं, थोड़ा सा डिटेल में उसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हम ई गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ई गवर्नेंस के अंदर बैंक की जो भी सुविधाएं लेते हैं उनको लिखते हैं, या फिर इसके बाद में जीएसटी से संबंधित जो भी आपके काम होते हैं सारे के सारे ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं, क्योंकि जीएसटी आपका रिसेंटली स्टार्ट हुआ है या फिर रिसेंटली मार्केट में आया है, तो तब तक आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी थी। एंड इसके अलावा कितने सारे बिल्स होते हैं, आपकी लाइट का बिल होता है, आपके वाटर का बिल होता है, आपके टेलीफोन का, मोबाइल का, डीटीएच का, कितने सारे बिल्स होते हैं, उन सबको भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इवन फूड भी ऑनलाइन ऑर्डर करना, उसका पेमेंट ऑनलाइन कर देना। और बहुत सारे मॉल ऐसे हैं जो कि आपके घर तक वेजिटेबल की डिलीवरी भी कराते हैं, तो आपको सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो तक भी अपने घर मंगा सकते हैं, ऐसी डिलीवरी भी अवेलेबल है अब तो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आपकी जाति का प्रमाण पत्र और आपकी जाति प्रमाण पत्र का जो वेरिफिकेशन होता है, ये सारे प्रोसेसिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कहीं भी जाने के लिए आपको टिकट बुक करने के लिए किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने टिकट्स खुद बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। जितना पेमेंट एग्जैक्टली होना चाहिए टिकट का, सिर्फ उतने पेमेंट पे करके आप जो है अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ई गवर्नेंस को इस्तेमाल करने के, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी ये सलाह है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस की। तो मेनली इसके 4 टाइप हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में G2G कहते हैं, G2C कहा जाता है, G2B कहते हैं, या फिर G2E कहा जाता है। और इसके साथ में इसका पूरा नाम साथ साथ में लिखा हुआ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है अपने बहुत से प्रोसेसिंग ऐसी है कि उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे कनेक्ट किया, अपने एक गवर्नमेंट ऑफिस को दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस से कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि उनके अपने जो भी ऑफिस हैं उन ऑफिस को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो वो कहलाता है G2G। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज को सिटीजन तक पहुंचाना, वो कहलाता है G2C। देन इसके बाद में गवर्नमेंट के जो भी सर्विसेज हैं या फिर जो भी उसके कनेक्शंस हैं, उन्हें अगर किसी बिजनेस के क्षेत्र में उसने कनेक्ट कर रखा है तो उसको G2B के अंडर रखा जाता है। या फिर ऐसे ही एक और प्रोसेसिंग होती है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी सर्विसेज देती है उसे G2E के अंदर हम लोग पढ़ते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो अपनी ई गवर्नेंस का संचालन करती है, जिस तरह से उसको चलाती है, तो इसके लिए उसने 4 कैटेगरी बना रखी है जिसके अंदर वो अलग अलग टाइप की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि गवर्नमेंट की ये सर्विस हमारे लिए है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है या फिर किसी सिटीजन के लिए है, किसी बिजनेसमैन के लिए या फिर किसी एम्प्लॉय के लिए। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके साथ में अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के स्टेप्स की। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन के बारे में बात करते हैं कि आप धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सारे ऑफिस को कंप्यूटर से भर दिया का मतलब कि जहाँ कहीं हर एक ऑफिस में आप देखेंगे आपको कंप्यूटर सिस्टम मिल जाएगा। पर्सनल के साथ साथ में वहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक सिस्टम भी अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ में ही गवर्नमेंट ने नेटवर्किंग का बहुत ही अच्छा खासा इस्तेमाल कर दिया है, यानी कि बहुत सारे हब को बढ़ा दिया है। अलग अलग जो भी संस्थाएं होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट रखने के लिए हब का जो सिस्टम होता है उसको भी उसने बढ़ा दिया है, उसको भी अच्छी खासी डेवलपमेंट उसमें भी कर दी गई है। इसके साथ में ऑनलाइन प्रेजेंस की, जैसे कि ऑनलाइन उपस्थित लेने का मतलब क्या हो गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ में क्या किया है कि वेब पर जो प्रेजेंट है बनी रहनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी ऑफिस में गए, उस ऑफिस में जो भी ऑफिसर वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो आपका काम नहीं हो पाता है। अब सेम चीज़ वेबसाइट पर भी कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ही करेगा। तो इस कंट्रोल को करने के लिए अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी चीज़ को देखना चाहते हैं और वहाँ पर कोई जो भी उस वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर बैठा हुआ है, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आपको रिस्पॉन्स कौन करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है कि ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा दिया है, यानी कि वहाँ पर भी अच्छा खासा रख रखाव किया गया है कि वेबसाइट्स पर कोई ना कोई अवेलेबल रहे जो कि आपको आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका तुरंत रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर दे। या फिर आप कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में हमें बात करनी है तो ऑनलाइन हमने सर्च किया, उसका नंबर निकाला, उसको कॉल किया। अब अगर कॉल हमने किया है, अटेंड करने के लिए कोई नहीं है तो एक बार के लिए हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे उसकी सर्विसेज से। लेकिन वहीं पर अगर तो हमें तुरंत इंस्टेंट तुरंत हमको कोई रिप्लाई मिल जाता है, रिस्पांस मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उससे अपना जो भी कनेक्शन है उसको बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और मन करता है हमारा भी कि हम एक बार बात करें या फिर एक बार ट्राई करें, जो भी हमारा काम है करने का एक बार मूड करता भी है। और नहीं अगर हम वहाँ पर अब्सेंस होता है या फिर आपका कनेक्शन नहीं हो पाता है तो ऐसे में आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर कॉन्टैक्ट का जो भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कॉन्टैक्ट है उसकी भी लिस्ट वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे रिपोर्ट करना, पब्लिश करना, ये सारे काम भी जो है ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू होते रहते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी की। तो जैसे कि पब्लिक है और उसके साथ में बहुत सारे सिटीजन्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनते रहते हैं या फिर सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन सभी लोगों के लिए अलग अलग टाइप के चैनल्स ओपन है। वो लोग वहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग करते रहते हैं, डाउनलोडिंग करना, अपलोडिंग करना, या फिर कोई रिक्वेस्ट देनी है, कोई अप्लीकेशन देना है, कोई कंप्लेन करनी है, तो सब काम उसके थ्रू चलते रहते हैं। तो ये सारे काम भी हम लोग करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। इसके साथ ही अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो अब इसमें इम्प्रूवमेंट तो है ही, टेक्नोलॉजी है, आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इम्प्रूवमेंट तो है ही। और इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का, अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और जो आपकी ई गवर्नेंस है वो सारे नागरिकों के लिए, यानी कि जितने भी सिटीजन्स हैं सबके लिए एक समान काम करती है। किसी के लिए नहीं कि आप आपने कैटेगरी के बारे में सुन रखा होगा, और जनरल हो गई, ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी आपकी कैटेगरीज होती हैं, तो इसमें ये कैटेगरी के हिसाब से नहीं, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेम मिलेगी, उसमें बिल्कुल सिमिलरिटी रहती है। ऐसा नहीं कि उसमें पार्शियलिटी किसी तरह की जाए। इसके अलावा बहुत ही इजीली आप एक्सेस कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ की जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, और इसके साथ साथ में आपकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहती है, और आपको जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही क्विकली मिलता है। यानी कि आपने एंटर की पर प्रेस किया नहीं कि आपको उधर से रिप्लाई आ गया। हाँ, थोड़ा डिपेंड करता है कभी कदार कि आप किस चीज़ के बारे में पता कर रहे हैं। तो अगर वो किसी मेल से रिलेटेड है कि आपको उसका आंसर मेल से आना है, तो मे बी पॉसिबल है आपको कुछ टाइम लग जाए, कुछ आवर्स लग जाए उसको देखने में। इसके साथ ही साथ में आपकी जो गवर्नमेंट है वो ई गवर्नेंस के थ्रू, यानी इसके अंडर क्या करती है कि आपका जो भी
प्रोसेसिंग या फिर जो भी काम है, जो भी प्रोसेस है, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती है, या फिर उसका जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें बहुत ही जनरलाइजेशन करने की कोशिश करती है कि जो भी है वो एक आम तरीके से प्रोसेस हो, बहुत ही कठिन प्रोसेस ना हो कि आप प्रोसेस सीखने के लिए ही 2-3 साल तक परेशान रहें। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं, ऐसा प्रोसेस हो कि आप देखें और उसको, अगर आप नॉर्मल एजुकेटेड हैं तो भी आप उस प्रोसेस को समझ सकें और अपना जो भी वर्क है उसको कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है, काफ़ी स्पीड से उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, और इस तरह से आपका जो इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान है वो मशीनरी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि जो आपकी ये मशीन की दुनिया है, इस वर्ल्ड की तरफ सबके सब लोगों का झुकाव हो रहा है, यानी कि हर एक दूसरे तीसरे घर में, चौथे घर में आपको कंप्यूटर सिस्टम मिल जाएगा। और फ़ोन तो अब हर घर, यानी या फिर कह सकते हैं फ़ोन तो अब आपको हर एक इंसान के पास मिल जाएगा। धीरे धीरे ऐसा समय आ रहा है कि हर 8 से बच्चा 8th क्लास में पहुंचा नहीं कि उसके पास अपना पर्सनल फ़ोन भी है, या फिर आईपॉड हो गया, या फिर उसके पास टैबलेट हो गया, कुछ ना कुछ उसके पास ऐसा अवेलेबल ज़रूर है जिससे कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप अपने देश का विकास भी कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने देश का विकास कर पा रही है। फिर बात करते हैं मल्टीमीडिया के बारे में। तो मल्टीमीडिया के नाम से आप बस चार पांच चीज़ों को याद रखिए, जैसे कि मल्टीमीडिया का मतलब है, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? टेक्स्ट होता है, यानी कि हम इसमें लिखना इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं। ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो का, और एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यही सब चीज़ें मल्टीमीडिया को बनाती हैं। इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो बॉब गोल्डस्टीन ने इस्तेमाल किया था। कब किया था? 1996 में। ओके। अब मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, ठीक है, आप तक कोई भी चीज़ें जो हैं वो डिलीवर की जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो एक डिवाइस आपके पास है, एक डिवाइस उसके पास है। आपके टेक्स्ट उस तक पहुंच रहे हैं, यानी कि आपके मैसेजेस उस तक पहुंच रहे हैं, या फिर आपका कोई वीडियो, आपका कोई ऑडियो, या फिर आपने कोई इमेज भेजी है तो वो चीज़ें उस तक पहुँच पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, दो डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टिविटी है तभी हो पा रहा है। और आज के समय में क्या हो रखा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी है, इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो बढ़ गया है, और बहुत ही पॉपुलर एरिया हो रखे हैं ये दोनों चीज़ें। आपका जो मल्टीमीडिया है वो नॉर्मली दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन सा? मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, और मीडिया का मतलब होता है कोई एक ऐसा पैकेज जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। एलिमेंट्स कौन कौन से? जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एक्सेट्रा। तो अब जब से ही बात हो जाए मीडिया की, कोई आपसे पूछे मीडिया का क्या मतलब है, तो मीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ, या फिर मीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशंस एक्सेट्रा। इसके बाद में मल्टीमीडिया जो है उसका एक सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन, इन सभी चीज़ों के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। आप अपनी बात को अगर सिर्फ बोल करके बताते हैं तो पॉसिबल है कि उतना अच्छा इफेक्ट ना पड़े जितना कि आप अपनी बात को बोल रहे हैं, साथ साथ में एग्जाम्पल को आप शो कर पा रहे हैं, या फिर किसी एनिमेशन के थ्रू आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, किसी वीडियो के थ्रू आप समझा पा रहे हैं। तो जब आप इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को हर हाल में आपकी बात समझ में आ जाती है। तो इस तरह से ये समझाने में भी आपकी काफ़ी हद तक मदद करता है। टीचिंग सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है मल्टीमीडिया। डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट प्रोसेस हो गया, स्टोर करना, रिप्रेजेंट करना, ये सारी प्रोसेसिंग इसके थ्रू की जा सकती है। यानी कि मल्टीमीडिया में हम अपनी बहुत सी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ऑडियो स्टोर करके रखते हैं, वीडियो स्टोर करके रखते हैं, इमेज को स्टोर करके रखते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप छोटे से एग्जांपल से समझिए। अगर आप क्लास में जाते हैं, सिंपली आप अपने मुंह से एक लेक्चर दे के चले आते हैं तो बच्चों को उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप एक बोर्ड पर उसको समझाते हैं। फिर थोड़ा सा अब अपने आप को और डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि अब हम आज की जनरेशन में, तो इस जनरेशन में क्या है कि बोर्ड ना हो करके हमारे पास स्मार्ट बोर्ड हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब बच्चों को उस पर हम पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को लाइव बच्चे देख पाते हैं तो और अच्छे से समझ पाते हैं। एक मॉडल प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे और अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया कि मल्टीमीडिया आपके लिए बहुत सारी हेल्प करता है, और स्पेशली मल्टीमीडिया का इस्तेमाल जो है आपके एजुकेशन सेक्टर में किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन इसके बाद में आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका इस्तेमाल आप इंटरटेनमेंट के लिए कैसे करते हैं, तो इसको तो बताने के लिए बस एग्जांपल आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके होंगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि इसे दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट में? पहला लीनियर, जिसे आप सिनेमा कहते हैं, दूसरा नॉन लीनियर, जिसमें आपके वीडियो गेम्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट में बांटा गया है आपका जो इंटरटेनमेंट मल्टीमीडिया है उसको। यहाँ पर कंप्यूटर आपका दो टाइप से वर्क करता है। ठीक,
तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें आपको पता है कि आपकी टीवी, आपका कंप्यूटर, इन सब में आप ऑडियो वीडियो जो भी चीज़ें देखते हैं, ग्राफिक्स एनिमेशन देखते हैं, टेक्स्ट देखते हैं, फुल मोशन में आप बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स डाल करके पता नहीं कौन कौन से मूवीज़ कैसे कैसे 3D 8D कौन कौन से टाइप का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो इन सब डायमेंशंस का भी इस्तेमाल करके आप बिल्कुल एक रियल आपको फीलिंग आती है कि आप, ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को सामने से देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एंटरटेनमेंट में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा देती हैं, या फिर कह दें कि आपका इंटरेस्ट इंक्रीज कर देती हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए। तो इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम आपका हेल्प करता है आपके एंटरटेनमेंट में, या फिर आपको एंटरटेन करने के लिए भी काम करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दे रखे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम यूट्यूब कहते हैं। तो आपको हर एक चीज़ यूट्यूब पर मिल जाएगी, सीखने से लेकर सिखाने तक के ऑप्शंस यूट्यूब पर अवेलेबल है। इन सब चीज़ों को आप कहते हैं एंटरटेनमेंट के टूल्स। ओके, ये सभी चीज़ें टूल्स ऑफ एंटरटेनमेंट कहलाती हैं। जैसे कि यूट्यूब हो गया, बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं। अभी जैसे फेसबुक भी आपका एक एंटरटेनमेंट का ही प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर जो वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, अब देखना, ठीक है, तो वो फीचर आपको एंटरटेनमेंट के लिए काम करता है। बाकी फेसबुक को आप क्या कहते हैं, फेसबुक को आप सोशल मीडिया कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इंस्टाग्राम भी आपके एंटरटेनमेंट में आपकी मदद करता है, और व्हाट्सएप भी काफ़ी हद तक मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एंटरटेनमेंट में हेल्प करती है। मल्टीमीडिया के लिए एक चीज़ याद रखिए, मल्टीमीडिया आपके जो एंटरटेनमेंट में हेल्प करती है, इसके लिए बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप कभी कभी क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्टली चीज़ों को नहीं कह सकते हैं। आप कुछ एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। टीवी में एप्लीकेशन नहीं होते हैं तो चैनल होता है, फ़ोन में चैनल्स नहीं होते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग टाइप के। तो इस तरह से, और इसके अलावा आप किसी भी चीज़ का प्रचार करने के लिए, किसी भी चीज़ का जैसे बिजनेस हो गया, या फिर बहुत अभी अगर स्टडी के लिए बात करें तो आप इंजीनियरिंग है, मेडिसिन, और इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस और रिसर्च, इन सभी चीज़ों के लिए भी आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस अवेलेबल है। बहुत सारे जो कि आपको एजुकेशन प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। तो वो आपको इंटरटेन भी करते हैं, साथ साथ में आपको एजुकेट भी करते हैं। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आया हो। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका एक्सप्लेन भी मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।